जय हिंद। इसके पिछले वीडियो में हम लोग कोशिका के 11 पार्ट्सों के बारे में जान चुके हैं। इस वीडियो में कोशिका का ब्राह्मा पार्ट सीलिया एंड फ्लैजेला के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में कोशिका का ब्राह्मा पार्ट सीलिया और फ्लैजेला स्टार्ट करें इससे पहले कोशिका के पिछले वाले वीडियो में हम लोग कोशिका के जो 11 पार्ट्स पढ़ चुके हैं उसके बारे में थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्रेस चक्र के माध्यम से ऊर्जा बना रही थी और वही ऊर्जा को गोल्गी बॉडी हमारे पूरे शरीर में परिवहन कर रहा था। और वैक्यूल्स यानी रसधानी जो है वो जल को संग्रहित करता है। और सेंट्रोसोम जो है कोशिका विभाजन करता है ताकि हमारे शरीर में टूट फूट वाली जो जगह है वो जल्दी रिकवर हो चुके। ईआर जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये कोशिका के अंदर आंतरिक कंकाल का काम करता है और उसको अंदर से सहायता देता है ताकि कोशिका पचके ना। यह राइबोसोम कोशिका के अंदर जो है प्रोटीन का निर्माण करता है और लाइसोसोम जो है कोशिका के अंदर सफाई का काम करता है। न्यूक्लियस जो है वो कोशिका के सारे अंगों को कंट्रोल करता है, इसीलिए न्यूक्लियस को कोशिका के कंट्रोलर भी हम लोग कहते हैं। यह चीज को भी हम लोग इसके पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। हम लोग जीव द्रव के बारे में यानी प्रोटोप्लाज्म के बारे में भी पढ़ चुके हैं। देखिए, यदि न्यूक्लियस के अंदर कोई द्रव भरा हुआ है तो उसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म यानी केंद्रिका द्रव कहते हैं। और कोशिका के बाहर यानी कोशिका में यदि कोई द्रव भरा हुआ होता था तो उसको हम लोग क्या साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव कहते थे। देखिए, इसके पिछले वाली वीडियो यदि आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को आप लोग देख लीजिए ताकि इस वीडियो में कोशिका के अन्य पार्ट्स आप लोग को समझ में आए। अब हम लोग सीलिया और फ्लैजेला स्टार्ट करते हैं। देखिए, इससे पहले कि हम लोग कोशिका का ब्राह्मा पार्ट्स सीलिया एंड फ्लैजेला स्टार्ट करें इससे पहले आप लोग एक पॉइंट नोट कर लीजिए कि यह सीलिया एंड फ्लैजेला जो है जंतु सेल में पाए जाते हैं या पादप सेल में नहीं पाए जाते हैं। यह सीलिया और फ्लैजेला होता क्या है, देखिए कोशिका के बाहर बालू की तरह एक संरचना पाई जाती है। कोशिका के बाहर जो है ना बालू की तरह एक संरचना पाई जाती है। यही संरचना को हम लोग सीलिया एंड फ्लैजेला कहते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। यह ज्यादातर कोशिका के आउटर मोस्ट लेयर एरिया में पाया जाता है। देखिए, यह हेयर लाइक स्ट्रक्चर कोशिका के बाहर यानी कोशिका के बाहर बालू की तरह जो संरचना पाई जाती है, इसका काम क्या होता है, यह कोशिका को मोशन करने में मदद करती है, कोशिका को गति प्रदान करने में मदद करती है। यही कोशिका के बाहर आउटर लेयर में जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर यानी बालों की तरह जो संरचना पाई जाती है, यही संरचना के कारण हमारे शरीर का जो स्पर्म है वो गति कर पाता है, मोशन कर पाता है। देखिए, यह जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो पाया जाता है कोशिका के बाहर, यह दो तरह के काम करता है, कोशिका को दो तरह से मदद करता है। पहला कि यह कोशिका को मोशन यानी गति प्रदान करने में मदद करता है और दूसरी कि इस बालू जैसे संरचना के पास यदि कोई तरल पदार्थ पोषक के रूप में आता है तो उसको अवशोषित भी कर लेता है और वह अवशोषित करके उससे एनर्जी प्रदान करता है। मतलब फुल टोटल कहें तो यह सीलिया एंड फ्लैजेला हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है। यह कोशिका के आउटर पार्ट में पाया जाता है और यह कोशिका को मूवमेंट यानी गति प्रदान करता है और फीडिंग का काम करता है। फीडिंग का मतलब होता है उसके पास यदि कोई तरल पदार्थ आता है तो उसको अवशोषित कर लेता है। यह फ्लैजेला और सीलिया क्या है, देखिए बालों की तरह जो संरचना पाई जाती है, जो बड़ा बाल होता है उसको फ्लैजेला कहते हैं और छोटा बाल होता है उसको सीलिया कहते हैं। देखिए, अब हम लोग लवक यानी प्लास्टिड के बारे में जानते हैं। देखिए, आपसे यदि पूछेगा कि जंतु कोशिका के अंदर सबसे बड़ा अंग कौन होता है तो वो होता है न्यूक्लियस। और यदि पादप में पूछेगा कि पादप कोशिका के अंदर सबसे बड़ा अंग कौन होता है तो वो होता है लवक यानी प्लास्टिड। यह ओनली प्लांट में पाया जाता है और यह पादप कोशिका का सबसे बड़ा अंग होता है। ये लवक यदि बात करें तो ये लवक जो है 3 प्रकार के होता है। पहला इसका टाइप से क्लोरोप्लास्ट, इसको हरित लवक कहते हैं। दूसरा को ल्यूकोप्लास्ट यानी अवर्णित लवक कहते हैं। तीसरा इसका टाइप्स होता है क्रोमोप्लास्ट, अवर्णित लवक इसको कहते हैं। अब सभी टाइप्स को एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्लोरोप्लास्ट के बारे में जानते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं हरित लवक। इसके नाम से स्पष्ट हम लोग जान सकते हैं कि ये जो हरा रंग के होता है, यह पौधों के पत्ती और ताना में पाया जाता है। यह क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, यह क्लोरोप्लास्ट फोटोसाइंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन का निर्माण करता है। तो यदि आपसे पूछेगा कि लवक की कौन सा टाइप जो है वो भोजन का निर्माण करता है तो वह है क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक। और यही क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण पत्तियां के रंग हरा दिखता है और वह क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है।
अब लवक के दूसरे टाइप्स के बारे में जानते हैं। ल्यूकोप्लास्ट, इसको अवर्णित लवक कहते हैं। अ माने नहीं, अवर्णित माने रंग, यानी जो रंग प्रदान या रंग नहीं देता उसको हम लोग ल्यूकोप्लास्ट यानी अवर्णित लवक कहते हैं। यह पौधों के जड़ में पाया जाता है। जैसे क्लोरोप्लास्ट जो है भोजन का निर्माण कर दिया, तो यह ल्यूकोप्लास्ट जो है भोजन को संग्रहित करता है और भोजन को संग्रहित करके स्टोर करता है, ताकि पेड़ पौधा जो है आपातकालीन समय में उस भोजन का उपयोग कर सके। देखिए इसी तीसरे टाइप्स को हम लोग क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। यह क्रोमोप्लास्ट का हिंदी होता है वर्णित लवक। वर्णित माने रंग, यानी जो पौधों के अंदर रंग प्रदान करे उसे हम लोग क्रोमोप्लास्ट यानी वर्णित लवक कहते हैं। यह पौधों के फल फूल को रंग प्रदान करने में मदद करता है। जैसे आप लोग फेमस सुने होंगे कि केरोटीन के कारण गाजर का रंग होता है और विटामिन के कारण चुकंदर का रंग होता है। लाइकोपेन के कारण टमाटर का रंग जो है लाल दिखता है और फलों का पीला रंग जो है वो जेंथोफिल के कारण दिखता है। अतः कुल टोटल हम लोग जान गए कि यह प्लास्टिक जो है 3 प्रकार के होता है। पहला को क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक कहते हैं, भोजन का निर्माण करता है। ल्यूकोप्लास्ट जो है दूसरा टाइप्स होता है प्लास्टिक का, यह जल और मूल में पाया जाता है, यह भोजन को संग्रहित करता है। और तीसरा टाइप होता है वर्णित लवक यानी क्रोमोप्लास्ट, यह पौधों के अंदर फल या फूलों को रंग प्रदान करता है। देखिए अब हम लोग क्रोमोसोम के बारे में समझते हैं। इसका हिंदी जो है ना गुण सूत्र होता है, क्योंकि हमारे शरीर के पूरे गुणों को जानकारी एक सूत्र यानी एक फॉर्मूला में एकत्रित करके और अपने पास रखता है। देखिए मनुष्य के शरीर जो है ना कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। तो हमारा शरीर जिन कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ वो कोशिका इतना छोटा है, उसको हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए एक माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगा। जब आप अपने शरीर से किसी भी कोशिका को निकाल कर एक माइक्रोस्कोप से जूम करके देखिएगा तो उस कोशिका के अंदर आपको उस कोशिका के अंग नजर आएंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बोडिया हो गया, वैकुल्स हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, न्यूक्लियस होगा। ध्यान दीजिएगा, मनुष्य के कोशिका का जो सबसे बड़ा अंग होता है वो होता है न्यूक्लियस। जब आप माइक्रोस्कोप से इस न्यूक्लियस को जूम करके देखिएगा तो इस न्यूक्लियस के अंदर जो है आपको क्रोमोसोम मिलेंगे। इसी केंद्र के अंदर यह क्रोमोसोम जो है उपस्थित रहता है। तो यदि आपसे पूछेगा कि क्रोमोसोम कोशिका के किस अंग में उपस्थित रहता है तो न्यूक्लियस हो गया, यानी केंद्रक में यह उपस्थित रहता है। अब कहिएगा कि सर इस क्रोमोसोम के अंदर जब हम जूम करके देखेंगे तब क्या नजर आएगा? जब इसी क्रोमोसोम को जब आप माइक्रोस्कोप से जूम करके देखिएगा तो आपको डीएनए, आरएनए और जीन नजर आएंगे। यही डीएनए, आरएनए और जीन के पास हमारे शरीर के अनुवांशिक गुणों की जानकारी जो है ना मौजूद रहता है। अनुवांशिक गुण के मतलब है पीढ़ी दर पीढ़ी का गुण। जब किसी माँ के गर्भ में कोई बच्चा पल रहा होता है तो उस बच्चा की आंख कितना होना चाहिए इस बात की जानकारी किसके पास है? इसी डीएनए के पास है। उस बच्चा के मुंह कहाँ होना चाहिए यह बात की जानकारी किसके पास है? इसी डीएनए के पास है। उस बच्चा की पैर कै गो होना चाहिए, उस बच्चा के हाथ कैसा होना चाहिए, मुंह कैसा होना चाहिए, या नाक आगे होना चाहिए कि पीछे होना चाहिए, मुंह यहाँ होना चाहिए कि यहाँ होना चाहिए, इस पूरे बातों की जानकारी जिसके पास है वह है डीएनए। हालांकि देखिए डीएनए और आरएनए और जीन जो है एक अलग टॉपिक हो जाता है, इसलिए इसका एक हम अलग स्पेशल वीडियो बना देंगे। अभी हम लोग पूर्ण रूप से कोशिका पर ध्यान देते हैं और इस बात को आप समझिए कि जब कोशिका के न्यूक्लियस को आप जूम करके देखिएगा तो आपको क्रोमोसोम नजर आएंगे और इस क्रोमोसोम को जो आप जूम करके देखिएगा माइक्रोस्कोप से तो आपको डीएनए, आरएनए और जीन मिलेंगे। ध्यान समझिएगा, यह क्रोमोसोम का जो संरचना होता है यह इस टाइप में होता है, एक्स टाइप में होता है। देखिए अलग अलग जीवों में इस क्रोमोसोम का संख्या अलग होता है। मनुष्य में इस क्रोमोसोम संख्या की यदि बात करें तो यह मानव में 46 पाए जाते हैं। यदि जोड़ा की बात करें तो 23 जोड़ा पाया जाता है। इसको जोड़ा में हम लोग क्यों लिखते हैं? क्योंकि हमारे शरीर का अधिकांश अंग जो है वो जोड़ा में पाए जाते हैं। जैसे हमारा पैर क्या वो है, 2 गोटे जोड़ा में है, हाथ जोड़ा में है, किडनी जोड़ा में है, फेफड़ा जोड़ा में, नाक के अंदर जो छेद है वो जोड़ा में है,
जबड़ा भी क्या है हमारा, जोड़ा में है। कान भी क्या है, जोड़ा में है। आंख भी क्या है, जोड़ा में है। यानी हमारे शरीर के अधिकांश यानी मोस्ट पार्ट जो है वो किस चीज में है, जोड़ा में है। इसलिए इस क्रोमोसोम को हम लोग जोड़ा में लिखते हैं। यह हमारे अंदर जो है 46 होते हैं और इसको जोड़ा में बात करें तो 30 जोड़ा पाए जाते हैं। अब ध्यान से आप लोग समझिएगा, यह क्रोमोसोम मानव में 46 पाए जाते हैं, या जोड़ा की बात करें तो यह 23 जोड़ा पाया जाता है। इसलिए यह मेल में भी 46 यानी 23 जोड़ा पाया जाएगा और फीमेल में भी 46 यानी 23 जोड़ा पाया जाएगा, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों मानव होते हैं। लेकिन इस बात को अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब जो मेल में यह क्रोमोसोम जो 23 जोड़े पाए जाते हैं, यह 22 जोड़े मेल और फीमेल में जो है ना क्रोमोसोम जो है ना बराबर पाए जाते हैं। लेकिन एक जोड़ी यानी दो जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं मेल और फीमेल में, यह अलग अलग पाए जाते हैं। मेल में 44 प्लस 2 46, मेल में भी पाए जाते हैं क्रोमोसोम 46 यानी 23 जोड़ी, और फीमेल में 44 प्लस 2 46, यानी कि अब फीमेल में भी 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं यानी 23 जोड़ी। लेकिन ये 22 जोड़ा की बात करें यानी 44 क्रोमोसोम मेल और 44 क्रोमोसोम फीमेल में, यानी 22 जोड़ा की बात करें तो मेल और फीमेल के शरीर में जो है ना सेम पाए जाते हैं। इसी को हम लोग ऑटोसोम कहते हैं। ऑटोसोम शब्द का अर्थ है मनुष्य के शरीर के अधिकांश वह अंग जो मेल और फीमेल में समान हो उसको ऑटोसोम बोलते हैं। तो यह 22 जोड़े क्रोमोसोम को हम लोग ऑटोसोम बोलते हैं। लेकिन यह एक जोड़ी यानी जो दो क्रोमोसोम होते हैं यह मेल और फीमेल में ना अलग अलग पाए जाते हैं। मेल में यह दो एक जोड़ी यानी दो क्रोमोसोम एक्स प्लस वाई पाए जाते हैं और फीमेल में यह एक जोड़ी यानी दो क्रोमोसोम एक्स प्लस एक्स पाए जाते हैं। यही दो क्रोम यानी एक जोड़ी यानी दो क्रोमोसोम के अंतर के कारण मानव में मनुष्य में फीमेल और मेल के अंग का जो अंतर है वो चेंज हो जाता है। यह मेन जो अंतर है उसके जनन अंग होते हैं। देखिए क्रोमोसोम भी एक अलग टॉपिक है, इसका एक वीडियो भी हम आप लोग के लिए स्पेशल बना देंगे। उस वीडियो में हम आप लोग को समझा देंगे कि एक्स प्लस एक्स मिलने से क्या होता है, वाई और एक्स मिलने से क्या होता है। यानी किसी माँ के गर्भ में लड़का का निर्माण कैसा कैसे होता है और लड़की का निर्माण कैसे होता है और हिजड़ा जो है कैसे जन्म ले लेता है। उस वीडियो में यह पूरी चीज को हम सटिस्फाइड रूप से आप लोग को समझा देंगे। देखिए, जब हम कोशिका टॉपिक स्टार्ट किए थे तो हम आप लोगों को बताए थे कि कोशिका जो है वो शरीर का सबसे छोटा अंग नहीं होता है, यह शरीर के सबसे छोटी इकाई होता है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि वैज्ञानिक जो है वो कोशिका को शरीर का छोटा अंग न कह करके इसको शरीर के सबसे छोटा इकाई क्यों कहें। देखिए, स्पेसिफिक अंग उसको कहा जाता है जो किसी एक ही कार्य को करने में सक्षम होती है। जैसे हमारा लंग्स, लंग्स क्या है, एक अंग है। तो लंग्स जो है सिर्फ जो है फेफड़ा यानी कि वो सिर्फ सांस ले सकती है। ऐसा नहीं है कि लंग्स जो है ब्लड पंप भी कर सकता है। ब्लड पंप करने का काम किसका है, हार्ट का। अब हार्ट के कहिए कि आप सांस लीजिएगा तो हार्ट जो है सांस लेगा। आप कहिएगा फेफड़ा कि आप भोजन को पचाइए तो कभी भोजन को नहीं पचा सकता। तो हमारे शरीर के अंग जो होते हैं वो किसी एक ही कार्य को करने में सक्षम होते हैं। लेकिन जब वैज्ञानिक कोशिका पर रिसर्च कर रहे थे तो उन्होंने यह जानकारी प्राप्त किए, उन्होंने यह देखे कि कोशिका जो है कई कार्यों को करने में सक्षम होती है। यह माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ऊर्जा बना लेगी, गोल्गी बॉडी के द्वारा अपने अंदर से ऊर्जा को परिवहन भी कर लेती है, वैक्यूल्स यानी रसधानी द्वारा और जल को संग्रहित भी कर लेती है, सेंट्रोसोम यानी सेंट्रोसोम द्वारा कोशिका विभाजन कर लेती है और अपने अंदर के टूट फूट वाली जगहों को रिकवर कर लेती है। ये ER या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से खुद को मजबूती दे देती है और राइबोसोम के द्वारा ये अपने अंदर प्रोटीन का निर्माण भी कर लेती है ताकि वो बढ़ सके। और लाइसोसोम के द्वारा ये अपने अंदर के सफाई भी कर लेता है। न्यूक्लियस के द्वारा ये अपने पूरे अंगों को कंट्रोल भी कर लेता है। तो यह वैज्ञानिक देखिए कि कोशिका जो है यह कई कार्य को करने में सक्षम होती है। इसीलिए वैज्ञानिक ने इस कोशिका को अंग न कह करके इकाई का नाम दिए। तो स्पेसिफिक अंग उसको कहा जाता है जो किसी एक ही कार्य को करने में सक्षम होता है, लेकिन इकाई उसको कहते हैं जो कई कार्य को करने में सक्षम होते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि कोशिका को वैज्ञानिक अंग न कह करके इकाई क्यों कहें। जय हिंद। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में
प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या अंतर होता है इसके बारे में जानेंगे।